तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो हमारा टॉपिक क्या है कि हमने पहले पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कि हम पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं वर्क का, फिर हम उसका डिवीज़न करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं एक काम को, फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को, उन यूनिट्स को अलग अलग इंडिविजुअल्स में असाइन करते रहते हैं। उसके बाद में हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। जो सिमिलर जॉब्स होती हैं, सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं, जिसको हम आज पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन के ऊपर एक टॉपिक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कीपिंग इन माइंड फंक्शंस ऑफ जॉब्स विद इन डिपार्टमेंट्स। ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक तरह से डिपार्टमेंट बनाया जाता है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा रखा है। इसमें सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर 4 डिपार्टमेंट्स हैं। परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स 4 हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में शो कर रखा है। मतलब कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे 4 डिपार्टमेंट्स हैं फिलहाल इस ऑर्गेनाइजेशन में। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरह से सुपीरियर्स हैं, उसका सबऑर्डिनेट मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर के जो 4 सबऑर्डिनेट्स हैं, इन चारों डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुपिंग की गई है हर एक एक्टिविटीज़ की, हर एक जॉब की, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फंक्शंस की या जॉब्स की, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कोई एक एक्टिविटीज़ है सेल्स से रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटीज़ सारी सेल्स में डाल दी जाएंगी। सभी एक्टिविटीज़, सभी जॉब्स, सभी फंक्शंस। जो एक्टिविटीज़ आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो आपकी प्रोडक्शन में डाल दी जाएगी। जो एक्टिविटी आपकी मार्केटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड है या परचेज से रिलेटेड है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में डाल दी जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सभी एक्टिविटीज़ को, सभी जॉब्स को पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में डाल देना, जिससे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि ABC प्राइवेट या ABC लिमिटेड है, वो कुछ सामान बनाती है, मान लो कि टीवीज़ बनाती है। तो टीवी या मान लो टीवी भी बनाती है, मोबाइल भी बनाती है, कार भी बनाती है, कुछ भी बनाती है, या मान लो कि एक ही चीज़ बनाती है। नॉर्मली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसे सूट करता है जो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट्स बनाता है। मतलब कि दूध है, उस तरह के लिए तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही सूटेबल रहता है। इसमें क्या होता है कि मिनिमम 1 प्रोडक्ट जिसमें होता है, मैक्सिमम 1 प्रोडक्ट जिसमें होता है, या 2 प्रोडक्ट्स मैक्सिमम जिसमें होते हैं, उसके लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल रहता है। तो हम बढ़ते इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब इसके एडवांटेजेस है, पहला पॉइंट है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि 4 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एंड देन फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। ये 6 डिपार्टमेंट जैसे आपको मैंने एग्जांपल का भी बता रहा हूँ, और जैसे मैंने इस एग्जांपल में 4 डिपार्टमेंट आपको बताए हैं। तो हर एक काम में जो फंक्शंस होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजिंग जैसे की जाती है। मैंने आपको बताया हुआ है इस चीज़ के लिए। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में इस पर ध्यान दिया रहता है। अब कोई पर्सन को हम हायर करते हैं, वो प्रोडक्शन के काम में अच्छा है तो हम उसे प्रोडक्शन में डाल देते हैं। अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए जब मैं आपको डिवीजन कराऊंगा। तो अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो तो पूरी वीडियो देख लेना, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पहला पॉइंट है कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, कि इसमें ऑक्यूपेशन के बेसिस पे स्पेशलाइजेशन देखी जाती है। मतलब कि कौन किस काम में अच्छा है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि ये पॉइंट आपको डिविजनल में क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। अब जैसे कि प्रोडक्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में पॉजिटिवली और अच्छा हो पाएगा, अच्छा बन पाएगा। जब कंपनी में एक सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट्स होंगे तो पॉजिटिवली और ईजिली कंट्रोल सभी पे हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जब
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में 4 ही डिपार्टमेंट्स होंगे, कुछ पैसा भी बच जाएगा उसकी वजह से कि 4 ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें जो मैनेजर्स हैं उनको एक टाइम पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उनका कम हो जाएगा, एक टाइम पे उनको ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, तो उससे वर्कर्स की भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब सारी एक्टिविटीज़ जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हैं वो अपने प्रोडक्शन में डाल दी हैं, जो एक्टिविटीज़ सेल्स से हैं वो सेल्स में डाल दी हैं, तो उससे क्या होगा, जब एक ही डिपार्टमेंट अपने अपने काम करेगा तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती है, जो एक काम बार बार होने थे वो नहीं हो पाएंगे, मिनिमम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। अगर हमें लगता है कि प्रोडक्शन एरिया को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो हम उस एरिया में प्रोडक्शन वाले लोगों को, प्रोडक्शन के जो वर्कर्स हैं उनको, लेबर को जो है हम ट्रेनिंग इजीली और इफेक्टिव वे में दे सकते हैं। उन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हमें पता है कि इसी एक एरिया में हमें ट्रेनिंग देनी है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिकली एक एरिया में हमें ट्रेनिंग देनी है। लास्ट पॉइंट है इसके एडवांटेजेस में, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। मतलब कि हमें एक पर्टिकुलर एक फंक्शन पे हमने अपनी अटेंशन देनी है, एक पर्टिकुलर फंक्शन पे ही हमें ध्यान देना है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला पॉइंट है लेस इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल और ऑब्जेक्टिव। मतलब कि इसमें क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट का पर्सनल नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने डिपार्टमेंट को ग्रोथ करना या उनके डिपार्टमेंट, सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कंपटीशन में आगे निकलना। उस केस में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है, जिससे कि जो ग्रुप गोल है वो अचीव नहीं हो पाता है। तो ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में काम बांट देना, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना। जो हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा भी था, डिपार्टमेंटलाइजेशन, और इसके 2 पॉइंट्स भी थे, फंक्शनल एंड डिविजनल, ये वही हम पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसमें इंपॉर्टेंस कम दी जाती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, इसमें प्रायोरिटी दी जाती है डिपार्टमेंटल गोल्स को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इसमें सभी का डिपार्टमेंटल गोल सबके होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट गोल सब सेट कर लेते हैं मैनेजर्स, और हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आती है कि बाकी सभी डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने में। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें सामान बेचना है, लेकिन मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें हमारा सामान बिक नहीं रहा है क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन हुई है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई हमें अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिला। अब परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है कि जिसने रॉ मटेरियल खरीदना होता है कि हमें फाइनेंस नहीं मिला। तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि अगर आपको कोई एक स्पेसिफिकली मान लो कि कुछ आपका एक प्रोडक्ट है जो उसकी सेल्स नहीं हो पा रही है, तो आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। थोड़ा जो आपका डिसीजन रहेगा वो इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, आप जब भी चाहो उसमें चेंज एकदम से नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जवाबदेही सेट करना। फॉर एग्जांपल मान लो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था कि 1 साल में 500 करोड़ रुपए की सेल्स करने का, जो कि पूरा नहीं हो पाया। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट्स मैंने एग्जांपल लिया है, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 20 डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के, परचेज, सेल्स, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग चीज़ का, हर एक का एक एक फंक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्यों अचीव नहीं हो पाया, हम ये सेट नहीं कर सकते कि किसकी गलती की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि सभी एक दूसरे का नाम लेंगे कि भाई इसकी वजह से हमें ये नहीं मिला तो हम नहीं कर पाए, उसकी वजह से हमें ये नहीं हुआ तो हम नहीं कर पाए। फिर इसका लास्ट पॉइंट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया कि सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी सेल्स नहीं हो रही है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं की गई थी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्शन करना, सेल्स का काम सेल्स करना। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया गया। अब परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है जिसका काम होता है रॉ मटेरियल को खरीदना, वो कह रहे हैं कि हमें फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया गया। तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं, तो उससे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो ये था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मैं थोड़ा एक से एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि ये जो चार्ट बना हुआ है आपके सामने, ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। जैसे कि इसमें क्या है, 4 डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, इसमें नाम नहीं दिख रहे हैं, फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर 5-5 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये एग्जांपल है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है आपको। सबसे पहले कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
जिसने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। फिर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। दोनों ही एक तरह से सबऑर्डिनेट और सुपीरियर्स हैं, लेकिन दोनों ही टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। फिर हम आ गए थे डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स पे, जो मिडिल लेवल का पार्ट्स होते हैं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स 4 दिए हुए हैं, ये आप याद रखना। डिविजनल आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब आपका एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ का, हर एक फंक्शन का एक ही डिपार्टमेंट बनाया गया है। अब आपको मैं क्लियर करता हूँ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज इन साइज, जब उसका साइज़ बहुत बड़ा है कैपिटल वाइज या ह्यूमन रिसोर्सेज वाइज, एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। मतलब कि जैसे क्या होता है कि बहुत बड़ी और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा है, पैसा उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब कि कम से कम 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसमें बनने चाहिए। मतलब कि जैसे कि कार है, मोबाइल फ़ोन है, टीवीज़ हैं, फ्रिज है, एसी है। अगर हम 5 एग्जांपल लेते हैं तो 5 अलग अलग लाइन के प्रोडक्ट्स हैं। तो उस केस में सुटेबल होता है कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उस केस में हर एक प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट बनता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पे। पहले आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर है 3 मैंने प्रोडक्ट्स दिखा रखे, कार, मोबाइल और टीवी का। कार के अंदर भी 4 डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस। मोबाइल के अंदर भी सेम 4 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन कार से अलग है, वो अलग फंक्शनिंग होती है उसमें। इसमें कार वाले डिपार्टमेंट में जो होता है सिर्फ कार से रिलेटेड ही काम होता है। मोबाइल में भी 4 डिपार्टमेंट है, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस। टीवी में भी सेम 4 डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं 12। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स 12 हो जाते हैं। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से 4, यही 4 हमने लिखे थे, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड मार्केटिंग या फाइनेंस, कोई भी एक ले सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का अपना डिपार्टमेंट अलग होता है। तो यही है डिविजनल का मतलब होता है, हर एक डिवीज़न हम कर देते हैं हर एक प्रोडक्ट के बीच में, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिविजनल। मतलब कि हर एक प्रोडक्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग अलग है। मतलब कि जो मोबाइल में परचेज डिपार्टमेंट है वो सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड ही रॉ मटेरियल को परचेज कर रहा है, और कार से जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सिर्फ कार से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। और टीवी का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ टीवी के लिए ही है, मोबाइल और कार से उसका कोई लिंक नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल और डिविजनल होता क्या है एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हैं, पहला पॉइंट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसा कि हमने ऑपरेशन इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की, उसमें ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम स्पेशलाइजेशन देखते हैं। जब हम किसी को हायर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस काम में स्पेशलिस्ट है, लेकिन हम डिविजनल में हम क्या देखते हैं कि वो किस प्रोडक्ट की में स्पेशलिस्ट है। मतलब कि जैसे कि हम फंक्शनल में क्या देखते हैं कि कौन प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट है, तो हम उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने डाल दिया। लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो कार में स्पेशलिस्ट है, मोबाइल में स्पेशलिस्ट है या टीवी में स्पेशलिस्ट है, तो हम उसी डिपार्टमेंट उसी प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में उसको डाल देते हैं, तो उससे कि उसकी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप एकदम तो नहीं ले सकते। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सभी प्रोडक्ट्स का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल में 4 डिपार्टमेंट थे, इसमें वही 4 सेम डिपार्टमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स 12 हो चुके हैं। तो उस केस में फास्ट डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो पाएगी, डिसीजन लेना वो क्विकली हो पाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ अपना डिपार्टमेंट देखना है। एक प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट है एक ही डिपार्टमेंट है, जैसे कि टीवी का प्रोडक्शन भी है, कार का भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मोबाइल फ़ोन का अलग है। तो सिर्फ अगर हमें मोबाइल फ़ोन पे अगर ध्यान देते हैं तो मोबाइल फ़ोन वाले डिपार्टमेंट को सिर्फ अपने बारे में ध्यान देना, जिससे कि डिसीजन मेकिंग जल्दी हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अब मान लो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल था कि हमें 500 करोड़ रुपए की सेल्स करनी है। अब 500 करोड़ रुपए की सेल्स करनी है, नहीं हो पाई, पॉसिबल नहीं हो पाया, किसी की वजह से नहीं हो पाया, तो उसमें हम ये देखेंगे कि भाई किसकी वजह से नहीं हो पाया, कि मोबाइल की सेल्स जितनी हमने सेट की थी वो हो गई या नहीं हुई, कार की जितनी हमने सोची थी उतनी हुई या नहीं हुई,
या टीवी की हुई या नहीं हुई, मान लो कि कार और मोबाइल ने अपना ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव कर लिया, तो टीवी का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो पाया, तो हम टीवी के जो डिवीज़न है उसकी हम अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है अचीव नहीं हो पाया, तो उनकी जवाबदेही बन जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मान लो कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं या 10 प्रोडक्ट्स भी हैं, अगर हमें कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ हमें एक नया प्रोडक्ट में ऐड करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो में, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसके साथ एक डिपार्टमेंट और बना सकते हैं, एक डिवीज़न और बना सकते हैं। जैसे कि जो फंक्शनल में पॉसिबल नहीं था उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, डिसएडवांटेज था उसका, उसमें वही एक तरह से इसका डिसएडवांटेज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अभी हमें 4 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, हमने 5वां भी बनाना है, मतलब जैसे हम कार बना रहे हैं तो हमें बाइक का भी बनाना है, कार बाइक से प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए हम 4 डिपार्टमेंट्स और बना देंगे बाइक्स के लिए। तो हम एक्सपेंशन अगर हम करना चाहते हैं अपने बिजनेस का, तो उस केस में भी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज इन साइज़, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ाना है तो उस केस में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही बेनिफिशियल रहता है। जैसे मैंने इसमें दिखाया हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन मैनेजिंग डायरेक्टर, जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनका अपना अपना सारा डिपार्टमेंट अलग होगा, मतलब कि चारों डिपार्टमेंट्स तीनों प्रोडक्ट्स के अलग अलग हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे 12। अब हम बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। पहला इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था कि सारी वर्क लेबर जो है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही है। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि हम 4 डिपार्टमेंट्स कार के, 4 डिपार्टमेंट मोबाइल के, 4 डिपार्टमेंट्स बाइक्स के, 4 डिपार्टमेंट्स टीवी के अगर खोलते हैं, टोटल डिपार्टमेंट हो जाएंगे 16। अब 16 के लिए बिल्डिंग भी चाहिए, 16 के लिए फैक्ट्री भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, तो उससे हमारा जो रिसोर्सेज हैं ज़्यादा हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। जो हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर हमारा फोकस रहेगा डिपार्टमेंट का, मतलब कि हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशनल से हमारा कोई लिंक नहीं रहेगा। जैसे कार डिपार्टमेंट जो है, कार वालों को सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से लिंक है, ऑर्गेनाइजेशनल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उनको कोई इससे लिंक नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे उनको फोकस नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, सेटबैक है कि ये सिर्फ एक तरह से अपने बारे में सोचते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट होता है वो थोड़ी हद तक थोड़ा इग्नोर हो जाता है। वैसे देखा जाए तो कि थोड़े इसको एडवांटेज ही मान सकते हैं कि अगर हम एक छोटी से छोटी बात पे फोकस करेंगे तो उससे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है। लेकिन ये डिसएडवांटेज क्यों है कि इनका डिपार्टमेंट जो है सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है, किसी और डिपार्टमेंट की या किसी और प्रोडक्ट की हेल्प नहीं करता है वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि डिविजनल स्ट्रक्चर में खर्चा भी बढ़ता ही है, कि हम अगर 4 डिपार्टमेंट्स और बनाएंगे उसके लिए लोग भी चाहिए होंगे, पैसा भी चाहिए होगा, तो हमारा खर्चा उसमें बढ़ जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है इसका कन्फ्लिक्ट अमंग डिपार्टमेंट्स। जैसे मतलब कि कार है, मोबाइल है, टीवी है, अगर कार डिपार्टमेंट को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल रहा है बाकी दोनों डिपार्टमेंट से, तो बाकी दोनों डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट कर देंगे कि भाई हमें इतना फाइनेंस नहीं मिल रहा है, हमें इतनी अटेंशन नहीं मिल रही है, इसी प्रोडक्ट को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, लेकिन उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाए, झगड़ा हो जाएगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि हमारे ऊपर ही इतना ध्यान कम क्यों दिया जा रहा है, इनके ऊपर ध्यान ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर इसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट डी है। 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों प्रोडक्ट्स में 5 डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, मैन्युफैक्चरिंग है, अकाउंटिंग और फाइनेंस है, मार्केटिंग है, कस्टमर सर्विस है। तो चारों डिपार्टमेंट्स में 5-5 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं 20 डिपार्टमेंट्स। उन 20 डिपार्टमेंट्स की वजह से जो हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हर एक डिपार्टमेंट का जो मतलब कि जो प्रोडक्ट एंड डिवीज़न डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट बी डिवीज़न है जो, उनका ध्यान रहेगा सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे, उनका प्रोडक्ट ए, सी और डी से कोई लिंक नहीं रह जाता है, ये उनका डिसएडवांटेज है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि डिवीजन स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, 20 डिपार्टमेंट हैं, मतलब कि 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, 4 मैन्युफैक्चरिंग है, सभी डिपार्टमेंट 4-4 हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। और हमने फंक्शनल में क्या पढ़ा था कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का एक ही डिपार्टमेंट बनाया गया है, परचेज सेल्स के नाम से।
उसमें कुछ और नहीं होता है। ये बार दोबारा से देख लेते हैं फंक्शनल में क्या होता है कि फंक्शनल में नॉर्मली छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल होता है, तो इसमें मेनली कि एक ही प्रोडक्ट हमें बनाया जाता है, कि प्रोडक्ट हम बना के बेचते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम सारी एक्टिविटीज़ को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर देते हैं, सभी एक्टिविटीज़ को क्लब कर देते हैं, जैसे अकाउंटिंग है उसको भी फाइनेंस में डाल दिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाले फाइनेंस है उसको भी हमने डाल दिया, एक्विजिशन है वो भी हमने फाइनेंस में डाल दिया। एडवांटेजेस है कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, मतलब जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है हम उसको उस डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि कम डिपार्टमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा बन पाएगा। अभी आप डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अभी आपको मैं इसके बाद ये कराता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली मीनिंग है इसका। फिर है इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कि उन्हें अपना सिर्फ एक डिपार्टमेंट मैनेज करना है। और डिविजनल सेक्शन में क्या होता था कि एक ही डिपार्टमेंट 4 जगह है वो। लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि एक ही एक्टिविटीज़ जो बार बार होनी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब कि बार बार एक्टिविटीज़ नहीं होंगी क्योंकि सभी को अपना रोल परफॉर्म करना होगा। फिर नेक्स्ट है इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, इफेक्टिव हो पाएगी, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग हमें देनी है। अगर उसमें क्या होगा कि मतलब कार वाले को अलग से दें, मोबाइल वाले को प्रोडक्शन की ट्रेनिंग अलग से दें, तो उसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आ जाएगा। अब फिर है कि ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, अभी हम जब जो अलग अलग फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स जो फंक्शंस हैं, हम उनको अलग से ध्यान दे सकते हैं। अब फिर इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेस इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये डिसएडवांटेज दोनों का ही है, फंक्शनल का भी, डिविजनल का भी, क्योंकि फंक्शनल में क्या होता है कि दोनों अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोचता है। और डिविजनल में क्या था, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा इग्नोर कर देते हैं वो। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, कि सभी डिपार्टमेंट के साथ में उनका कोऑर्डिनेशन कभी कभी बन नहीं पाता है, क्योंकि उनको वो प्रायोरिटी देते हैं अपने डिपार्टमेंट पे, कि अपना जो डिपार्टमेंट है वो एक तरह से कंपटीशन चीज़ आ जाती है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। फिर है इनफ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आप खुले हाथ से नहीं कर सकते, आपके पास इनफ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल नहीं हो आप डिसीजन लेने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए। डिफ़िकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाता है तो सभी दूसरे पे ब्लेम करते हैं डिपार्टमेंट्स, और आपका जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स नहीं हो पाती कि भाई किसकी गलती की वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाया। फिर लास्ट पॉइंट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपको एग्जांपल ले चुका हूँ कि सेल्स ने इल्ज़ाम उस पर प्रोडक्शन में डाल दिया, प्रोडक्शन ने परचेज पे लगाया, परचेज ने फाइनेंस पे लगाया कि भाई इसकी गलती की वजह से हम सामान नहीं बेच पाए। तो ये था फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगला है डिविजनल, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो बनाती है, कार, मोबाइल, टीवीज़, बाइक्स, फ्रिज, एसी, 6 अगर हैं तो हर 6 प्रोडक्ट के लिए वो सभी डिपार्टमेंट्स को अलग बनाती है, मतलब कि एक प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट बनता है। अगर वो 6 प्रोडक्ट्स बना के बेचती है तो हर एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अगर मान लो 6 प्रोडक्ट हैं तो 6 सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, 6 फाइनेंस डिपार्टमेंट होंगे, 6 ही परचेज होंगे, 6 ही मार्केटिंग होंगे, 6 ह्यूमन रिसोर्स के होंगे, 6 लॉजिस्टिक्स होंगे। टोटल हो जाएंगे आपके 24 डिपार्टमेंट्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि हर एक स्पेशलाइजेशन होगी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता इसमें, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन इसमें होती है। फिर अगला है फास्ट डिसीजन मेकिंग, जब हमें सिर्फ कार से रिलेटेड डिसीजन लेने होंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, क्विक हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी अगर मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है तो हम आसानी से सेट कर सकते हैं कि भाई किसकी गलती की वजह से ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव था अचीव नहीं हो पाया, कार के डिपार्टमेंट की वजह से, मोबाइल्स की वजह से, किसकी वजह से। फ्लेक्सिबिलिटी है, हम जब अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ ही हम 4 डिपार्टमेंट्स और ओपन कर सकते हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। डिसीजंस अगर मान लो कि हमारा कार डिपार्टमेंट जो है सेल्स नहीं हो रही है, उसमें लॉस हो रहा है, तो हम उसे बंद कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। फिर इसका डिसएडवांटेजेस हैं, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, अगर हमें अलग से 6 डिपार्टमेंट्स खोलने पड़ेंगे किसी एक नए
प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, हमें नए लोग हायर करने पड़ेंगे, नई मशीन्स हमें लगेंगी, तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी। हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारे प्रोडक्ट पे रहेगा, ना कि ऑर्गेनाइजेशन पे रहेगा। हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा डिपार्टमेंट्स के बीच में कि हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हुआ है सभी में इक्वल होना चाहिए, या हमारे पास जो एलोकेशन हो रहा है रिसोर्सेज का वो बाकी सबसे कम नहीं होना चाहिए। तो ये था अच्छा टॉपिक, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डिपार्टमेंट होता है जिसमें सभी एक्टिविटीज़ को उसी डिपार्टमेंट में क्लब कर दिया जाता है जो उससे रिलेटेड होते हैं, सेल्स या परचेज जो है। और डिविजनल में क्या होता है कि जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, हर एक प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट है वो सेपरेट होता है, एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो पाता, क्लब नहीं होता है। ये एग्जांपल है फंक्शनल का। फंक्शनल में नॉर्मली उसको सूट करता है जिसके पास जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो वो एक ही सर्विस या एक ही प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, उसमें सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट्स बनते हैं नॉर्मली, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। फिर हम आते हैं डिविजनल पे। डिविजनल में जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट अलग बनता जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेना, बुक में पढ़ लेना, डाउट हो तो पूछ भी लेना, क्योंकि थोड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर समझ नहीं आता तो ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ये अगले चैप्टर मतलब इस पूरे चैप्टर का थोड़ा बेसिक भी है, ये समझना ज़रूरी भी है। और पेपर में 6 या 5 हमारा क्वेश्चन इसमें से भी आता है, केस स्टडीज़ आती हैं, तो आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है। थैंक यू।